दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का। एक टॉपिक है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। भारत के संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक किया गया है। वर्तमान में देखें तो भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके लिए 25 हाई कोर्ट लगे हुए हैं। तो इनके अंदर कितने 25 हाई कोर्ट हैं हमारे पास। शुरुआत की बात करें तो 1862 में भारत में पहली बार 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी और वो कौन कौन से थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो 1862 में 3 हाई कोर्ट थे। कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फिर 1866 की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1947 की बात करें, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत में कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे और सभी 11 प्रांतों में हाई कोर्ट थे। अर्थात सन 1947 में 11 प्रांतों में 11 हाई कोर्ट थे। वर्तमान में हमारे पास कुल 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट कब बना था? 2019 में 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को बनाया गया था। इससे पहले 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बने थे, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 3 हाई कोर्ट बने थे कब? 2013 में। तब बात करते हैं शुरुआत की। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था, तब अनुच्छेद 214 के अनुसार ये लिखा हुआ था कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। क्या? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। फिर ये देखा गया कि हर राज्य में हाई कोर्ट बनाना संभव नहीं है। क्या? हर राज्य में हाई कोर्ट बनाना संभव नहीं है। इसलिए 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य के लिए कार्य कर सकता है। अर्थात एक हाई कोर्ट में एक से अधिक राज्य के केस आ सकते हैं। फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्टों की बात करें तो हमारे 7 हाई कोर्ट है ऐसे, जहाँ 2 जगह के क्षेत्र या 2 जगह के कार्य किए जाते हैं, जैसे गुवाहाटी बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। तो 7 हाई कोर्ट है जिसमें 2 जगह के केस देखे जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्या? गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो इसके अंदर हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन 4 क्षेत्रों के केस आते हैं। कहाँ कहाँ की? असम, हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 जगह के केस आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। बात करें हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारे महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन 4 जगह के केस आते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, दमन दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहे, अब दोनों को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। फिर बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो इसमें पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, इन दोनों के केस आते हैं। तो बात करें आगे, फिर आता पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा और जो हमारे चंडीगढ़ है, क्या? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन 3 जगह के केस आते हैं। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन 2 जगह के केस आते हैं। तो वैसे केरल की बात करें तो केरल में हमारे केरल और लक्षद्वीप, यहाँ के केस आते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 2 जगह के केस इसमें आते हैं। तो हमने देख लिया 7 ऐसे हाई कोर्ट है जहाँ क्या है, जहाँ पे एक से ज़्यादा जो जगह है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी केस उनके अंदर आते हैं। तो हमने इनकी जगह, इनकी सूची भी देख ली है। फिर आता हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह की जाती है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेगा। क्या करेगा राष्ट्रपति? भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश है, उनसे सलाह लेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति दोनों से लेगा, एक तो हमारी सलाह ऐसे लेगा और एक सलाह ऐसे लेगा। ऐसे में वह भारत के सीजेआई से सलाह लेगा, साथ ही साथ 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेगा। दूसरे राष्ट्रपति राज्यपाल से, और जिस हाई कोर्ट में लगाना है न्यायाधीश, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, राष्ट्रपति की सलाह किस तरह ली जाएगी। फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। सलाह लेके वो जज को नियुक्त कर देंगे, फिर उसको शपथ दिलाने की बात करेंगे तो राज्यपाल उसको शपथ दिलवाएगा। ट्रांसफर की बात करें तो कोलेजियम के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किसके द्वारा किया जा सकता है? कोलेजियम के द्वारा। और कोलेजियम में क्या होंगे? दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ली जाएगी।
कॉलेजियम तो हमने देख लिया था, 5 जजों का कॉलेजियम होता है। इसमें क्या है, साथ ही साथ क्या, दोनों हाई कोर्ट, अर्थात जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, तो इसके और इसके दोनों के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह ली जाएगी ट्रांसफ़र के टाइम। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके कार्यकाल की। इनका कार्यकाल है, टेन्योर कितना होगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसकी सीमा 62 वर्ष तय कर रखी है। हाई कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश अपने पद पर 62 साल की उम्र तक बना रह सकता है। अब हाई कोर्ट के जो जज है उनको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी। हाई कोर्ट के जजों को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया क्या थी कि जो इनको हटाने का अध्यादेश या जो प्रस्ताव है, जो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में ये जो आदेश लाया जाता है या फिर ये विचार लाया जाता है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर, राज्यसभा में ये विचार लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। जो राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मना भी कर सकता है और इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है। अब जिस सदन के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है उसके द्वारा एक 3 सदस्यीय एक समिति होती है। उस समिति के द्वारा क्या है, जांच कराई जाती है। 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन होंगे, एक तो हमारे CJI होगा अर्थात भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और एक कौन सा, कानून का विधिवेत्ता होना चाहिए। तो 3 सदस्यों की एक समिति बैठती है, वह उनके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच करती है। आरोप केवल 2 ही हो सकते हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। इन 2 आधार पर ही महाभियोग लाया जा सकता है जजों के खिलाफ। फिर यदि वह समिति उनके आरोपों को सही मानती है तो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ तक कि केस है उसको न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन इसके आगे नहीं किया जा सकता। कि केस को दोनों सदनों में आगे बढ़ाया जाएगा और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करने के बाद ये प्रस्ताव है, ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के साइन करते ही उस जज को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये हमारे हटाने की प्रक्रिया है हाई कोर्ट के जजों की। तो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके समान ही है। फिर जो हाई कोर्ट के जज है उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 साल उच्च न्यायालय में वकील रहो या फिर 10 साल के अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहो। तो दोनों ही स्थिति में उसे जज बनाया जा सकता है। फिर आधिकारिता की बात करते हैं, हाई कोर्ट की अधिकारिता। तो अनुच्छेद 225 में हाई कोर्ट की अधिकारिता के बारे में बताया गया है। तो इसकी 2 अधिकारिताएं, आरंभिक अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता। पहला आता आरंभिक अधिकारिता। तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, कंपनी, इन मामलों में आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हो। नागरिकों के मूल अधिकार को प्रवर्तन करना हो तो भी आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हो। सांसदों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव के संबंध में विवाद है तो भी आप सीधे जा सकते हो। तो आप ध्यान रखना, इस चुनाव के मामले में जितने भी चुनाव हो, चाहे सांसद के हो चाहे विधानसभा के हो, आप जिस जगह पे विवाद हुआ है उससे संबंधित हाई कोर्ट में जाओगे। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे और इसमें कोई विवाद आता है तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको कहाँ जाना होगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट, और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनके चुनाव में आप कहाँ जाएंगे, संबंधित हाई कोर्ट। राजस्व विषय और संग्रहण मामलों में कोई केस आता है तो हाई कोर्ट जाओगे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भेजे गए मामले में हाई कोर्ट जाना। निम्नलिखित उच्च न्यायालय को एक राशि की दीवानी मामलों की आरंभिक अधिकारिता दी जाती है। जैसे हमारे दिल्ली, मद्रास, इनको क्या किया गया है, एक निश्चित राशि के जो केस होते हैं उनके मामले में सीधे ही हाई कोर्ट जाया जा सकता है। कलकत्ता और बॉम्बे, कौन कौन से, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में एक निश्चित राशि का केस हो तो इनमें सीधे ही जाया जा सकता है। 1973 से पहले निम्नलिखित हाई कोर्टों में आपराधिक मामलों में भी आरंभिक अधिकारिता थी। जैसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इनमें यदि कोई आपराधिक मामला आता था तो सीधे जा सकते थे। लेकिन 1973 में इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया, अर्थात तीनों में आपराधिक मामले आरंभिक अधिकारिता में नहीं आएंगे। मतलब पहले लोअर कोर्ट में आएंगे, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, इसको चीज़ को खत्म कर दिया। अब आता हमारा अपीलीय अधिकारिता। क्या आती है अपीलीय अधिकारिता? जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में खंडपीठ में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट की एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध क्या हाई कोर्ट की खंडपीठ में भी अपील की जा सकती है। निम्नलिखित दो मामलों में अपील की जा सकती है, एक तो दीवानी मामले और दूसरा होता है हमारे आपराधिक मामले। दूसरे कौन से? आपराधिक मामले। एक तो हमारे क्या होता है दीवानी मामले होते हैं, एक होते हैं आपराधिक मामले। दीवानी मामलों की बात करें हम तो इसमें प्रथम और दूसरी अपील दोनों प्रकार की अपील हो सकती है। पहली अपील और दूसरी अपील की बात करें जिसमें तथ्यों का प्रश्न आता है या विधि का प्रश्न आता है तो इसमें दोनों चीजें नहीं तो कर सकते हैं, और दूसरी अपील केवल विधि के प्रश्न की हो तो की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती। दीवानी मामलों में निम्नलिखित 3 हाई कोर्टों में एकल पीठ के विरुद्ध खंडपीठ में अपील की जा सकती है। तो कौन कौन से हमारी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इनमें यदि दीवानी मामला आता है पैसे से संबंधित तो मामला यदि अटकता है एकल पीठ के विरुद्ध खंडपीठ में भी अपील की जा सकती है। जैसे राजस्थान में हमारे एकल पीठ हमारे जोधपुर में है और इसकी खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। तो जोधपुर के खिलाफ जयपुर में अपील की जा सकती है। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सन 1997 में उच्च न्यायालय में स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक और दूसरे अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की जा सकती है। तो 1997 के बाद में दूसरे और प्रशासनिक मामले होते इनमें भी ऐसा कर सकते हैं। फिर आपराधिक मामलों की बात करें तो जिन मुकदमों में 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो उनके लिए सीधे आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। मृत्युदंड के तो सारे मामले हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट के अनुमोदन के बाद ही मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब आती है हमारी रिट अधिकारिता। तो रिट अधिकारिता की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस, परमादेश मतलब मैंडेमस, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण मतलब सरसरी, अधिकार परीक्षा मतलब क्यो वारंट। आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी इन्हें याद करना चाहिए। चंद्र कुमार वाद आया था 1997 का जिसमें रिट अधिकारिता को संविधान का मूल ढांचा बताया गया था। किसमें? चंद्र कुमार वाद। फिर अनुच्छेद 215 तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 में अभिलेखीय न्यायालय और न्यायालय की अवमानना इनका उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होंगे। जो उनके नीचे कोर्ट होते हैं वो इनका अनुकरण करेंगे। अन्य न्यायालय उनके निर्णयों की न तो समीक्षा कर सकते हैं न ही आलोचना कर सकते हैं। यदि कोई भी न्यायालय की अवमानना करता तो 6 महीने की सजा या फिर 2000 का जुर्माना या फिर दोनों ही उसको सजा में मिल सकता है। अब आता न्यायिक पुनरावलोकन। तो अनुच्छेद 226 और 13(2) के तहत न्यायिक पुनरावलोकन हाईकोर्ट कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों, केंद्र एवं राज्य के द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है। संविधान विरोधी होने पर उनको शून्य भी घोषित कर सकता है और इन निर्णय क्या होंगे? राज्य में लागू होंगे। उच्च न्यायालय राज्य में स्थित अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण भी कर सकता है, जाके उनको कभी भी चेक कर सकता है। अब बात करें 42 संविधान संशोधन 1976 की। तो 1976 में 42 संविधान संशोधन आया था जिसमें केंद्रीय कानूनों के पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। अर्थात हाई कोर्ट कभी भी सेंटर के कानूनों की जांच नहीं कर सकता, ऐसा कहा था 42 संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार। लेकिन फिर 1977 में 43 संविधान संशोधन आता है और इस संशोधन के तहत केंद्रीय कानूनों की पुनरावलोकन शक्ति हाई कोर्ट को वापस दे दी गई, अर्थात वो कर सकते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने हाई कोर्ट के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।